तो कैसे हैं दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जसनील कुमार चौहान जी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचकर ना सिर्फ आजमगढ़ का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे प्रदेश पे चार चांद लगाया है। तो जसनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो शुरू करते हैं जसनील जी के साथ अपने कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत ना करके आदमी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, इनके पर्सनल क्वेश्चन के सामने रखते हैं। नमस्कार। थैंक यू। कैसे हैं जसनील जी आप? मैं सर बहुत बढ़िया हूँ और आपने मुझे एक छोटा सा अवसर दिया मेरे जीवन के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने और एक मौका दिया मुझे अपनी बात, अपने पर्सनल लाइफ, अपने जीवन के कुछ शब्द बोलने का। पहला तो मेरा सवाल नहीं होगा, ये सवालों का घेरा बना रहा हूँ मैं आपके साथ कि जब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ हॉट सीट पर बैठने के बाद अपने कूल कैसे हो गया कि आपको ठंड लगने लगी और आपको कैसे जैकेट की ज़रूरत पड़ गई, और ये हॉट सीट आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल सर, वो हॉट सीट एक पूरी हिंदुस्तान चाहता है उस हॉट सीट पर बैठना। इवन मैं ही नहीं अकेला हूँ, हज़ारों लोग उसको देखते हैं, करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसको कोई एक नॉर्मल, एक मामूली आदमी नहीं चलाता। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी उसको होस्ट करते हैं। मेरी जर्नी सर, मैं इतना बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा कि जब मैं केबीसी में सेलेक्ट हुआ, जब मेरा नाम आया कि फास्टेस्ट फिंगर क्लियर किया, जब मैं हॉट सीट पर किया, तो बड़ी मतलब हलचल सी दिमाग में थी, अंडर प्रेशर था, क्योंकि मैं एक इतने बड़े लेजेंड एक्टर के साथ बैठने जा रहा हूँ जिसको लोग सिर्फ हाय हेलो देखने के लिए ही लाखों लोग उनके घर के सामने होते हैं, और मैं तो उनके फेस टू फेस रूबरू होऊंगा, उनके बिल्कुल सामने। तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी था और एक कहीं के दबाव भी था कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, किस तरह बात करूँगा। तो लेकिन धीरे धीरे उनसे बात हुई तो चीज़ें एक नॉर्मल, एक फैमिलियर जैसा महसूस होने लगा। बहुत क्लोज लगे वो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति जाने के पहले के जसनील में और कौन बनेगा करोड़पति खेल के आने के जसनील में कितना फ़र्क आया है? जब मैं केबीसी सेलेक्ट नहीं हुआ था तो मैं एज एक नॉर्मल लाइफ अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था कि एक आप बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, आप राह चल रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, कोई पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है, आपके जानने वाले मिल गए तो ले लिया, हालचाल, दुआ नमस्ते कर लिया। लेकिन जब मैं सर वहाँ से जब कौन बनेगा करोड़पति से जब मैं विनर बन के आया तो बहुत सारी चीज़ें बदल के मेरी लाइफ में हो रही हैं। अभी फ़िलहाल आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ों में, बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे यूट्यूब में, इवन पेपर्स में 2-3 दिन न्यूज़पेपर में मैं भी आया। तो एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि यार सच में लोग कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, सिर्फ अगर आपके पास ज्ञान है, टैलेंट है, तो टैलेंट की कदर करने वाले आपके जो 10 थे वो आपके लाखों हज़ारों हो सकते हैं। तो मैं बड़ा इसका कहीं न कहीं मैं आभार हूँ, बहुत ही आभार इन द सेंस कि मैं बहुत खुशी है कि मैं ऐसा करके आया हूँ। जसनील जी, कौन बनेगा करोड़पति जाने से पहले आप क्या करते थे? सर, कौन बनेगा करोड़पति जाने से पहले मैं एक मैक्स शोरूम है कपड़े का, गारमेंट लाइन का, तो मैं उसी में एज अ फ्लोर मैनेजर काम कर रहा था, डिपार्टमेंट मैनेजर भी वहाँ बोलते हैं, और वहाँ पे मैं एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर काम कर रहा था पिछले 2 साल से। जब 7 करोड़ का सवाल आपके सामने आया तो वो जहन में क्या चीज़ आई, क्या बात आई? आप 7 करोड़ का सवाल बहुत जल्दी गुड कर दिए, क्या बात थी? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या था कि 1 करोड़ जीतने के बाद पहली बात तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, मेरे आंसू भी आने लगे। तो अमिताभ बच्चन सर के साथ मैं गले लिपट गया, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट बन गया कि बस एक सहारा चाहिए था, एक इमोशनल सपोर्ट। जी बिल्कुल, एक सहारा चाहिए था, तो मैं उनसे गले लिपट गया। और कहीं ना कहीं भावुकता थी मेरे मन में भी, क्योंकि एक मैं बहुत ही नॉर्मल, एक समझ लीजिए मेरा बैकग्राउंड जो बहुत ही मिडिल फैमिली से है, तो एक बड़े मंच पे जाना और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, तो मेरे लिए एक इमोशनल पल था वो। और मैं ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव हूँ, इमोशनल नहीं रहा हूँ, मैं दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, दिल से सारी चीज़ें सोचता हूँ, दिल से जुड़ाव मेरा ज़्यादा है। तो यही एक रीज़न भी है सेंसिटिव होने का, और शायद यही एक वजह रही। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ, और फैमिली में कितने लोगों ने सपोर्ट किया? बीवी का कितना सपोर्ट रहा, माता पिता का कितना सपोर्ट रहा? परिवार में देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि
कोई ऐसा परिवार नहीं है जो अपने बच्चे का हित या भले के लिए ना करे और ना सोचे। इवन कोई भी एक घर भी नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट ना करे। मैं अपने परिवार की बात करूँ तो मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे इससे छोटे 4 भाई जो हैं वो 2 बहनें, और वो बहुत ही मतलब कि उनको उनकी जिम्मेदारियों को मैं महसूस करता था, उनको क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो उनकी शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट रहती थी, उनके स्वास्थ्य को रिलेटेड शौक़ बहुत बड़े नहीं रहते थे, बस उनको कुछ भी मिल जाए थोड़ा, बस उसी में खुश रहते थे। तो सपोर्ट की बात करो तो मेरी फैमिली में मेरे पिताजी माताजी, फाइनेंशियल इशू तो था ही, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ की नीड हुई या पढ़ने की हुई या कहीं कुछ देखने की, घूमने की या कुछ करने की इच्छा हुई, तो जो भी उनके पास पैसे होते थे वो मुझे बिल्कुल देते थे। और वाइफ भी मेरी सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है, हालांकि वो कोई उनके पास इनकम स्रोत नहीं है, इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं हेल्प के नज़रिए से, हाँ नज़रिए से जो भी होता था वो करती थी। सपोर्टिव हैं जी बिल्कुल सपोर्टिव। मेरा सवाल एक ये और भी है कि पापा आपके जो है मैकेनिक हैं, बुलेट बनाते हैं वो, तो उस दौरान जब उनको काम करते हुए देखते थे तो आपके जहन में क्या चलता था कि मेरा आने वाला भविष्य मैं कैसे बदलूंगा, और उस दौरान आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती थी? जी बिल्कुल, बड़ा दुख होता था। सबसे बड़ा मतलब कि परेशानी की तब आती थी, मुझे दुख तब होता था जैसे मान लीजिए मौसम गर्मी का आ गया और वो गर्मी में और मेहनत कर रहे हैं, पसीना टपक रहा है और बिल्कुल हालांकि वो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गए हैं, और तो बड़ा मतलब कि ऐसा लगता था कि यार मैं इनका औलाद हूँ और मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इनका बड़ा बेटा हूँ और इसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, में 36 साल मेरी एज भी हो गई है और अभी तक मैंने अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। इवन मैं अगर थोड़ा सा भी अगर उनको हेल्प करता तो शायद ये उनके जो माथे पसीना है, जो उनकी मेहनत है, वो शायद दूर हो सकती। एक ऐसे मंच की ज़रूरत थी जिसमें मैं कुछ अलग करूं, और कहीं ना कहीं बने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और उसको भी मुझे मेकअप करना था, पूरा करना था। स्कूल टाइम पे ही मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, बेसिक एवरेज था, तो लेकिन जो नैतिक शिक्षा का कहते हैं ना कि जो संस्कार जो आचरण शिक्षा से मिलता है वो मैंने ज़्यादा ग्रहण किया। पढ़ाई में कम था, लेकिन जब भी मुझे मौका मिले मैंने साबित किया, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो, और यहाँ तक कि इवन मैंने 2-3 टेस्ट भी दिए इलाहाबाद ग्रेजुएशन करने के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पास भी हुआ टेस्ट का और आसानी से मेरा एडमिशन भी हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। मन में एक सपना भी था कि मैं बड़ा होकर आगे जाकर भारतीय सेना ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी। मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने जैसे बात कही थी कि आप भारतीय सेना में आर्मी में जाना चाहते थे, तो वो सपना कहाँ तक आपका साकार हुआ, वो सपना आपने छोड़ कैसे दिया? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी ना दरअसल बड़े अलग ही सोच उनकी है, अलग इन द सेंस कि वो पॉलिटिक्स से लेके अपने ना भारतीय सेना के बारे में उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। उनसे आप जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 71 का हुआ या फिर 99 का हुआ या 65 का युद्ध हुआ, तो उसकी उनकी पूरी नॉलेज थी, कितने रेजिमेंट हैं, कितनी रेजिमेंटें हैं, कौन सी सेना हमारी कौन सी मजबूत है, वेपन्स की नॉलेज उनको बहुत बेहतरीन है, मिसाइल पूरी उनकी नॉलेज है, रसिया का उनका सबसे अच्छा हथियार, ये सब मतलब उनके मुंह से सुनना पड़ता था। तो वो उनके कुछ जानने वाले भी हमारे 1-2 रिलेटिव्स हैं भारतीय सेना में, आर्मी में, तो वो उनसे अक्सर मिलते थे और मेरी हाइट वगैरह भी ठीक ठाक थी, तो वो सोचते थे कि मैं कहीं अपने बेटे को भारतीय सेना में देखूं। तो मुझे ना एयरफोर्स की जॉब बड़ी एक्साइटेड लगती थी, क्योंकि जब मैं देखता था कि एरोप्लेन उड़ के जाते थे, फाइटर जेट उड़ के जाते थे, तो मुझे बड़ा रोमांच लगता था। तो मैंने भी तय किया कि नहीं, मैं भी भारतीय सेना में, आर्मी में नहीं, एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। उसके लिए भी मैंने तैयारी की सर। आप ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने 17 साल की उम्र से ट्राई की 4-5 साल तक, लेकिन हर बार मैं असफल रहा, मुझे मौका नहीं मिला कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन देने का। तो मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं जब भी जाऊँ तो भारतीय सेना एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। तो ये कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं ना नैतिक शिक्षा, देश के लिए कुछ करना, तो नैतिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए करना, अपने गाँव के लिए करना। और डेफिनेट कि इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई कहाँ से? क्योंकि कोई भी इंसान है जो कुछ दूर चलने के बाद हार जाता है, आपने 12 साल का सफ़र तय किया
तैयारियां की और इतनी पॉजिटिविटी लाई कहाँ से अपने अंदर आपने? जी बिल्कुल, मैं उसी पे जाता हूँ। पहले जो मैंने ब्रेक किया था 12 साल सर लगने का रीज़न क्या है ना कि मैं अपने घर में जैसा मैंने बताया बड़ा हूँ, मेरे पीछे जो भाई बहन छोटे, उनकी भी मैं एक्चुअली शिक्षा को लेके ज़्यादा चिंतित रहता था, ज़्यादा तनाव में रहता था कि बस मैं चाहता था कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़ें और उनको लोग ये ना कहीं गँवार है, वो अनपढ़ है, वो उसको शिक्षित समझे। वो अलग बात है कि वो कोई नौकरी ना कर पाए, वो कोई जॉब ना कर पाए, क्योंकि एक शिक्षा और एक शिक्षित समाज में एक आपको एक इज्जत देता है, एक सम्मान देता है। तो उस बेस पे मैं थोड़ा चिंतित रहता था। तो हालांकि हमारे पिताजी ने हम सब भाई बहनों को कोशिश किया, 12वीं तक पढ़ाया और इवन मैं भी 12वीं पास हुआ। ग्रेजुएशन करने के लिए भी उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन मैं ही अपने दुर्भाग्य से मैं अपना मानता हूँ कि मैं ही ब्रेक कर दिया। हमारी फाइनेंशियल इशू सर बहुत अच्छी नहीं थी शुरू से। पिताजी इकलौते। एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड? जी सर, मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। पिताजी मेरे इकलौते घर में कमाने वाले, हम सारे भाई बहन का खर्च, अपना खर्च, खेती बाड़ी भी है उसमें मैंने, तो वही एक ऐसा इनकम स्रोत थे जो वो अकेले वही करते थे। कोई कमाने वाला नहीं था, कोई जरिया नहीं था हमारे पास इनकम का। घर भी आपने जैसा देखा होगा कि हमारा भी कच्चा मकान है, थोड़ा बहुत पक्का बना है। तो एक होता है ना कि गांव में जब आप रहते हो ना तो लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, और मेरा गांव में मेरा घर ही ऐसा इकलौता घर है जो मेरा कच्चा घर है। तो बड़े कमेंट मिलते हैं, बड़े ताने मिलते हैं, हमारे परिवार को अक्सर मिलते रहते थे। और जब भी सुनता था और लोग मेरे रिलेटिव, मेरे नात रिश्तेदार भी बोलते थे, अरे ये सब ऐसा ही हुआ, कुल ऐसे ही रह जाइए, यानी कुछ ना, मतलब सर आप यकीन ना करो मैंने किसी का जवाब नहीं देता था। आंसू आते थे, दिल दुखी होता था, लेकिन ये इन बिटवीन चलता था। 12 साल में ही वो हो रहा था, उसके पहले थोड़ा कम था, लेकिन ये जो 2011 के बाद से पूरा चलने लगा कि लोग गलत भावना से थे। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे जानने वाले रिलेटिव आए दूर से, वो यहाँ तक कि पानी नहीं पीते थे हमारे घर पे, और कार से गए, 4 व्हीलर से, ऐसे ही कुछ था, कोई छोड़ने के लिए गए थे हम लोग को, तो बोले कि हम लोग बोले कि चलिए पानी पी लीजिए, बोले नहीं नहीं लेट हो रहा, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग समझे यार कि ये लोग कुछ या तो गलत हाँ महसूस करे कि सब कुछ नहीं ऐसे वैसे हैं। तो फिर भी कोई नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं सर, मतलब कि हम एक उनको सम्मान देना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस सम्मान को, वो हमारी फीलिंग नहीं समझते थे। लेकिन उसके पीछे रीजन का कि चलो हमारा कच्चा घर है, ऐसे हैं, दरिद्र हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं सर, हमारे पिताजी ने और हम लोगों भाइयों को, हमारी माता को जीवन में सर, मैं 35-36 साल का हूँ, कभी ये नहीं कहा कि बाबू आज पैसा नहीं, आज नमक रोटी खा लो। ऐसा कभी दिन नहीं आया सर, ऐसा कभी दिन नहीं आया। हम लोग को खाना अच्छा खिलाते थे, पहनाते थे अच्छा, हम लोग को शिक्षा भी अच्छी कोशिश करते थे। सर मैं अपने गांव का इवन इकलौता ऐसा लड़का जो मेरे पिताजी ने मुझे चिल्ड्रेन कॉलेज में पढ़ाने के लिए कोशिश किया था। तो ऐसा नहीं है हमारे परिवार में, सिर्फ अभाव था हमारे थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू और घर का। तो इस नज़रिए से लोग आजकल क्या होता है कि बिल्डिंग है, घर है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट सामान है, लेकिन वो उसके अंदर की फीलिंग्स कोई नहीं समझता है, तो बड़ा दुख होता था। तो वो फिर सर वो एक अलग से माइंड में होता था कि इस घर का मैं गांव में, हाँ मुझे बदलनी है, और अपने गांव में ना सर सबसे ऊंचा घर मैं ही बनाऊंगा, ये मैंने ठान के रखी थी। और सर वो साल 2011 आ ही गया जब मेरे मोबाइल पे, कीपैड के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करिए, कौन बनेगा करोड़पति में सेलेक्ट होइए, रजिस्ट्रेशन। सर वो मैसेज पढ़ने के बाद ना जैसे कहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, हाँ एक हो जाए, कुछ विस्फोट हो गया, एक क्लिक कर गया। हालांकि मैं सर आपको यकीन नहीं हुआ कि मैंने इग्नू में दोबारा पढ़ने के लिए BBA में एडमिशन करा लिया था। हाँ सोचिए, मैंने 2007 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर था मेरा, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। इवन सर मैं ना इवन 12वीं पास करने के बाद मैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज जो ECC इलाहाबाद में कॉलेज है, आप लोग सुने होंगे, मैं सबसे पहले उसमें ही पढ़ने गया था। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितना मज़ा आ रहा था उसमें पढ़ के, और उसमें अच्छे घर के लोग पढ़ते हैं, और उसमें एडमिशन जल्दी किसी का नहीं होता है। सर मैं सबसे पहले उसमें पढ़ने गया, और इवन क्रिश्चियन में मेरे पिताजी जब गए, उन्होंने देखा तो उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं अपने बेटों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हाँ इवन क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे अधिकारी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे, तो बड़ी खुशी हुई। तो थोड़ा उस समय प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं थोड़ा बीमार ज़्यादा हो गया, और
और जब मेरा पेपर आया 6-7 महीने करीब लीवर इन्फेक्शन हो गया था मुझे, तो मैं एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाया, तो मैं ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मुझे पढ़ने का मन करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, क्योंकि एक लोग मेरे ही जानने वाले थे, अशोक भैया आजमगढ़ के थे, वो इलाहाबाद साइंस फैकल्टी में पढ़ते थे। तो मैं वो बोले कि इलाहाबाद बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है, अगर आप तैयारी करिए तो इसी में आ जाइए। तो सर मैंने तैयारी की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोबारा एंट्रेंस दिया और फिर मैं एडमिशन कराया। 1 साल पढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी घर की स्थिति ख़राब होती जा रही थी। इवन मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो हमारे पिताजी ने कर्ज भी ले लिया था और उसको चुकता भी करना था, और हम छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, घर की खेती बाड़ी, खुद का खर्च तो संभालना कहीं न कहीं बहुत कठिन हो रहा था। फिर सर 2007 में ही मैं दिल्ली निकल गया। 2007-8 काम किया, इसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए फिर मैं अपने पिताजी से बात किया, बाबूजी मैं पढ़ना चाहता हूँ अपना ग्रेजुएशन आपने पढ़ाई ब्रेक नहीं किया, नहीं आपने किया। कोशिश आपकी जारी रही सर। मैं 3-4 साल जॉब भी किया, 3 साल इवन 8 से लेके 9-10 3 साल तक। मैं फिर 11 में पढ़ने के लिए मैं मुंबई से चला आया। जैसा कि देखा होगा कि इसे मैं बोला था, मैं बोला बाबूजी से कि बाबूजी मैं पढ़ना चाहता हूँ अब दोबारा। मैं तो बोले क्या पढ़ोगे? मैं कहा बीबीए करूँगा, क्योंकि रिटेल में मैं जॉब कर रहा था, तो मैं उसमें एक पोस्ट मुझे अच्छी मिल जाएगी। बीबीए एक बिजनेस से प्रोग्राम उसमें होते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोले कि ठीक कैसे करोगे? मैं कहा इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, वो वहाँ से मैं कर लूँगा। तो 5,000 मैंने एडमिशन करा लिया, एडमिशन वगैरह डन हो गया कि किसी एक कॉलेज है वहाँ पे लखनऊ में, तो उसी में स्टडी भी कर रहा था। तो वो सर 2011 का दिन जब वो मैसेज आता है ना सर, फिर वो भी ब्रेक हो जाती पढ़ाई। तो सर बस ये था कि घर की स्थिति और जो सपना सच चुका था कि मैं अपने घर को बदलना है और अपने भी कुछ सोच बदलनी है। और सर उस समय ये था ना कि सपने आने लगे थे। करीब मैं जब विश्वविद्यालय इलाहाबाद गया तो मेरा भी कुछ सपने आ रहे थे, कि सपने इन द सेंस कि शौक कैसे थे कि मैं भी कुछ अच्छी मूवी वगैरह देखने का बड़ा शौकीन था। पैसे कम होते थे, नहीं देख पाता था, बड़ा दुख होता था। क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था, तो क्रिकेट वगैरह में बल्ले वगैरह तो नहीं ले पाता। कपड़े उपड़े पहनने का थोड़ा सा उस समय क्रेज़ था, लोगों को देखता था विश्वविद्यालय में अच्छे अच्छे पढ़े, तो बहुत सर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। और कहीं घूमने का मन कर दिया, किसी होटल वगैरह रेस्टोरेंट में कुछ खाने का मन किया, तो बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा सर। जिंदगी को बहुत कंप्रोमाइज़ जी बिल्कुल, बहुत कंप्रोमाइज़ किया मैंने, कोई शौक़ नहीं किए। और सर मैं कोई नशा वगैरह करता नहीं हूँ बिल्कुल। मैं समझ लीजिए एक मैं खाता हूँ पान तो मीठा पान कभी खा लेता हूँ, वो भी शादियों वगैरह में। और तो अमिताभ सर के बाद बताया आपने कि आप मीठा पान खाते हैं। बहुत सारी बात हुई सर, लेकिन वो करेक्ट टाइमिंग की वजह से वो लोग एडिट कर देते हैं। बहुत जो मेन चीज़ें वही दिखाते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक बहुत सारी बात हुई थी। तो कम टाइमिंग का भाग उनका अपना होगा कुछ, तो मैंने बोले थे, हालांकि ये सब बातें बहुत कम हुई थी। तो सर कुछ जो मेरे शौक़ थे वो भी मैं नहीं पूरा कर पाया, कंप्रोमाइज़ किया। और 2011 जब वो आता है तो फिर वही चीज़ आने लगती है कि अब ये मंच से इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं पहुंचूंगा तो मैं अपने घर के जो मेरे हालात है वो सही करूंगा, छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा कोशिश करूंगा दिलाऊं, पिताजी की जो इतनी मेहनत करते हैं उसको उनको कोशिश करूंगा कि इनको चेंज करूं, वो कुछ स्मूथ काम करे, हार्ड वर्क ना करे। घर की सूरत बदलना बहुत ज़रूरी थी। ताने कमेंट गांव के रिलेटिव्स के मिलते जा रहे थे और काफ़ी चीज़ें मतलब कि प्रेशर कर रहे थे समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते। और ख़ुद के ज़िंदगी में कुछ करने का एक जज्बा था, मतलब कि सपना था कि इनका बच्चा पढ़ लिख के यहाँ गया वहाँ गया पढ़ा, लेकिन कुछ अभी तक बन नहीं पाया, कुछ किया नहीं। काफ़ी ताने भी मिलते थे। तो सर वो 2011 का जो मैसेज पढ़ता हूँ उसके बाद तो फिर मैं कंटिन्यू लग जाता हूँ। चुनौतियाँ भी थी, आशा होती थी, निराशा भी होती थी जब मैं सेलेक्ट नहीं होता था। इवन मैं 2013 में केबीसी के लिए ऑडिशन भी दिया था लखनऊ में, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। सदमे में रहता था 1-8 महीने, बहुत चिंता रहता, टेंशन, बहुत दबाव में रहता था। तो फिर 1-2 महीने बाद जब मैं उभरता था तो फिर मैं हिम्मत बांध के फिर स्टडी में लग जाता था। जॉब करता था 8-10 घंटे, जॉब करते हुए भी मैं पढ़ाई का टाइम निकालता। सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ता, शाम को रात में कुछ नोट्स वगैरह बनाता मोबाइल वगैरह से। और हालांकि इसी बीच मेरी शादी भी हो गई 2014 में। और धीरे धीरे रिटेल में मेरा एक्सपीरियंस होते गया। एक सेल्स स्टाफ था मैं, लोअर। मैं अपने काम में भी मेहनत करता था, जिम्मेदारी से करता था। इवन एक कंपनी ड्रॉप करके दूसरी कंपनी मुझे प्रमोशन मिली, मैं फ्लोर मैनेजर से स्टोर मैनेजर बना।
प्रमोशन भी मिलता गया, काम भी मिलता गया। सैलरी इनकम का जो स्रोत था बहुत कम था। सैलरी मेरी आखिरी सैलरी जो थी वो 18,000 20,000 के आसपास थी। उससे भी मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा था, मेरा अपना नहीं चल पा रहा था, घर का कहाँ से चलेगा। 2014 शादी हुई, सैलरी उस समय मेरी 7-8 हज़ार रुपये थी, तो वाइफ भी आ गई और भी खर्च बढ़ गया, दबाव और बढ़ गया। शादी इसलिए करना पड़ा कि वो मेरी लव विथ अरेंज थी। लव मैरिज? जी बिल्कुल, लव विथ अरेंज थी। और एक्चुअली वो मेरी दूर के रिलेटिव भी थी। हम दोनों ने 2-3 साल तक एक दूसरे से बात भी किया। फिर घर वालों को अपनी चीज़ें बताई कि हम पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, तो फिर शादी भी हुई। तो शादी करने का रीज़न था, हालांकि कैरियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उस समय, लेकिन इसको देखते हुए फिर मैं कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि शादी हो जाएगी तो भी मैं तैयारी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 14 में बीता, 15 में बीता, 16 बीता, 17 बीता। चुनौती थी सर कि कब आएगा वो दिन जब भी मैं टीवी पे देखता था केबीसी को। दर साल आप ट्राई करते रहते? जी सर बिल्कुल, मैं ट्राई करता रहा, हर साल करता था। तैयारी मेरी कंटिन्यू चलती थी, कुछ नोट्स वगैरह बनाता रहता था, लिखता रहता था क्वेश्चन वगैरह। न्यूज़ पेपर में सर पिछले मैं कहूँ आपसे कंटिन्यू तो मैं 11 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं ले रहा था, घर भी मंगाता था। लेकिन पेपर पढ़ने का शौकीन मैं 1998 से है मुझे। हाँ जी, मैं करीब 20 से 25 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो उसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला सर। इसी तरह 1 बाई 1 एक साल बीतते जा रहे थे, और आशा भी होती थी, उम्मीद रहती थी, खुशी भी मिलती थी जब रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू होती थी। उसके बाद सेलेक्ट नहीं होता था तो बड़ा दुख होता था कि बहुत परेशान हो जाता था, महीनों भर मुझे टेंशन से उबरने में बहुत टाइम लग जाते थे। लेकिन उम्मीदें और आशा नहीं छोड़ी थी मैंने, क्योंकि एक मन में, दिल में कहीं खुशी थी और एक सपना था कि बस घर, हाँ, कि घर का अपने चेंज करना है, तस्वीर बदलनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, माता पिता की इच्छा है उनको पूरी करनी है। और अब बच्चे भी इसी में हो गए, बच्चों को भी कुछ शौक हो रहे थे। तो कुल मिला के सब बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव हो रही थी घर को लेके, इच्छाएँ। और इन चीज़ों को मैं सोचता था, तो इसलिए और मोटिवेशन मुझे मिलती थी, हिम्मत मिलती थी कि अब यही इस मंच से ही मैं जो भी कर पाऊँगा। और 2023 का वो साल आ गया सर फाइनली। जी सर, और मुझे मौका मिला, मैं सारी कई प्रक्रियाओं से गुजरा, और मुंबई जब मुझे बुलाया गया तो बहुत खुश हुआ, और लगा कि बस ये साल मेरा साल है, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, मैं विनर बन के आ गया। एक मेरा सवाल ये आपसे है कि पहले जो, जैसे आपने नात रिश्तेदार की, रिश्तेदारों की बात की, समाज की बात की, अब उनके देखने का नज़रिया कैसा हुआ है, कितना बदला है? जी बिल्कुल सर, लोग पहली बात एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि ये ख्वाहिश थी, दिल की थी, मेरे अपने सपने थे, शेयर नहीं मैंने किसी से किया था। इवन मैं अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था कि मैं ये केबीसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और आज की डेट में देखिए सर, तस्वीर पूरी बदल चुकी है। इवन मैं कहूँगा कि सर जो लोग मुझको जानते भी नहीं थे, और जो लोग मुझे मतलब कि बात भी नहीं करना चाहते, तो वो भी चाहते एक बार हाथ मिला लूँ, एक बार तस्वीर खिंचवा लूँ, फोटो खिंचवा, ये हाल है। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग थे जो सर मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंसान की नहीं, दौलत की इज्जत करते हैं। हाँ, एक दौलत भी कह लीजिए सर, या एक आप कोई नाम कमा लेते हैं, रुतबा, हाँ, एक पहचान बन जाते, तो सर आपको हर कोई सोचता है एक बार मिल लो, देख लो, बात कर लो, हाथ मिला लो। लेकिन सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इन बिटवीन कुछ आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव लेते हैं। तो वो ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं बात करूँ तो मेरे एक जानने वाले हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, वो रेड रोड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के चेयरमैन हैं, मिस्टर श्री अरुण यति जी। वो काफ़ी सपोर्टिव है, मोटिवेशन उनका मतलब करते, मोटिवेट करते हैं। मेरे एक जानने वाले गांव के मास्टर जी हैं, विनोद मास्टर जी, जब भी मिलते थे बहुत ही पॉजिटिव मिलते थे। वो नज़रिया, उनका एटीट्यूड नहीं था, नेगेटिव नहीं था, हालांकि वो गवर्नमेंट टीचर हैं। 1-2 लोग और हैं, मेरे लालमणि चाचा लगते हैं, और भी 1-2 लोग ऐसे, 2-4-5 लोग ऐसे थे। उनसे जब मैं, हालांकि मैं उन्हीं से ही मिलता था ज़्यादातर, बाकी लोगों से मैं इन्वॉल्व कम रहता, हालांकि दुआ सलाम सबसे चलता था, लेकिन एक होता है ना, बातचीत करने के लिए टाइम मैं उनको ही देता था, तो एक मोटिवेशन लेवल उनसे मिलता था जी। तो जसनील जी, मेरा एक सवाल और है कि ये जो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारियां करते हैं, और जो आपने तैयारी की, तो कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी और जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसमें कितना फ़र्क है, कितनी सिमिलैरिटीज है, या दोनों अलग है, सेम है? देखिए, जब हम कोई कंपटीशन, कोई जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो उसका एक सिलेबस होता है एक तरह से, और हालांकि
मेथड एक जैसा होता है लेकिन एक सिलेबस से रिलेटेड होता है। उसमें जैसे हाई स्कूल इंटर वगैरह की बुक्स के कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा आते वो पिक करना उठाते हैं वो लोग, और करंट अफेयर्स टोटली रहेगा आपका। और अगर आप कोई सब्जेक्ट लिए हैं वो अब डिपेंड करता है वो जॉब कौन सी जॉब है या किस तरह की जॉब है, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, फिर इंजीनियरिंग की हो या किसी चीज़ के, तो उसमें आपका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है। तो आपको अपना सिलेबस पढ़ना ही है, प्लस ये आपका जीके जीएस आपका करंट अफेयर चलेगा ही चलेगा। तो वो एक मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि वो अलग है, लेकिन वो अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो ये इससे रिलेट कर जाएगा, इससे रिलेट कर जाएगा। इसमें क्या है कि एक फैक्ट पूछते हैं केबीसी में, ऐसा नहीं है कि उसमें जीके भी है, करंट भी है, सब है, लेकिन उसमें फैक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। आप ऐसे सवाल अभी जैसे एक मैं जब खेल रहा था केबीसी कॉन्वेंट, तो मुझसे पहले एक मोहम्मद सलीम गए थे, मोहम्मद साहिल गए थे, वो मुंबई के ही रहने वाले थे सर। आप उनका जो सवाल था 12,50,000 का, उसमें सवाल ये था कि अनिल कुंबले ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए थे 1999 में, तो उसके अंपायर कौन थे। सोचिए सर कि वो एक ऐसा सवाल, आप अगर उसके पूरी नॉलेज में आप अगर जानेंगे उसकी पूरी रिकॉर्ड वगैरह, हाँ, तो आप यही जानोगे कि अनिल कुंबले ने किसके खिलाफ लिया, पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लिया, ये जान लिया आप। वो भारत के पहले व्यक्ति गेंदबाज थे जिन्होंने 10 विकेट, ये जानेंगे आप, पढ़ेंगे, ये आपको याद रहेगा। आप ये जानेंगे वो किस मैदान पे था, हाँ वो फिरोज शाह कोटला मैदान पे, ये पढ़ेंगे आप, जाने, ये आपके दिमाग में रहेगा। सर क्या आप अंपायर को दिमाग लगाएं कि अंपायर कौन था, ये अंपायर को तो दिमाग नहीं लगाना कि कौन अंपायर था। अब अंपायर 3 होते हैं, मेन अंपायर, लेग अंपायर, थर्ड अंपायर। तो उसमें कौन अंपायर था, उसमें एक रोचक कहानी, एक थॉट क्या था सर कि जितनी बार अनिल कुंबले जी ने विकेट लिया था और उतना ही बार वही अंपायर 10 बार उंगली उठाए थे। सोचिए, मतलब जो लेग अंपायर था, जो थर्ड अंपायर, उसका नंबर ही नहीं आया उंगली उठाने का। तो कितनी गहराई है उस सवाल में, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, कितना फैक्ट क्वेश्चन है। हम बस इतना याद करेंगे यार वो डेविड शेफर्ड रहा होगा या फिर वो जयप्रकाश रहा होगा, ये याद कर लेंगे। लेकिन क्या आप बताओगे कि वो 10 उंगली एक ही आदमी उठाने वाला अंपायर कौन था, ये तो नहीं याद करोगे। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि आपको फैक्ट पे भी पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये बात इसलिए कि आप केबीसी देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, थोड़ा आपको माइंड से भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तो जो मैं डिफरेंस अभी क्लियर कर दूं सर कि जो डिफरेंस है सर थोड़ा सा अलग है, केबीसी अलग है थोड़ा सा, लेकिन कंपटीशन लेवल अलग, कंपटीशन है, लेकिन आपने कंपटीशन की तैयारी की तो डेफिनेटली आप केबीसी के लिए कुछ अच्छा कर, हाँ हेल्प हो जाएगी सर। नहीं सर देखो, उसमें क्या होता है ना कि आप से उसमें जो 15-16 सवाल के पूछते ही हैं वो टीवी पर, उससे पहले कई चरण, कई राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। तो उसमें जब इंटरव्यू होता है, जब आपका रिटन टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस के, 30 मिनट टाइमिंग होती है, उसको क्लियर करने के बाद ही आप इंटरव्यू फेस करोगे, अदरवाइज आपको वहीं से घर भेज दिया जाता है। तो जब मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ था 30 मिनट में 20 क्वेश्चन का, जब मैं मुंबई गया था, तो उसमें सर देखो आपको जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, मैथोलॉजी रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, सिनेमा रहेगा, स्पोर्ट रहेगा, एवरीथिंग आपको उसके अंदर मिलेगा। बट ये कहना मुश्किल है कि क्या पूछ देंगे वो। हो सकता है आलू के बारे में पूछ दें, हो सकता है कि हाथी के बारे में पूछ दें, हो सकता है चींटी के बारे में पूछ दें। तो उसका कोई सिलेबस नहीं है सर, वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। एक वो आपको बस मल्टीपल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, गेन करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो जसनील जी, मेरा सवाल एक और आपसे है कि आपने कहा कि आपकी लव मैरिज हुई है, और लव मैरिज के बाद वो उसमें कितनी कठिनाइयाँ आई लव मैरिज में, कोई कठिनाई भी आई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। एक्चुअली क्या है ना सर, बात देखिए ना, अभी भी हमारे यहाँ कास्टिंग चलती है आजमगढ़। एक्चुअली हम लोग बैकवर्ड ज़िले से ही एक तरह से कह लीजिए। अब धीरे धीरे टैलेंट उभर रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो कास्टिंग थोड़ा थोड़ा आप ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी भी क्या होना है, गाँव में क्या दिक्कत है कि अगर आप चौहान हैं तो आप चौहान घर ही शादी करेंगे, अगर आप पंडित हैं तो पंडित घर हम शादी करेंगे, अगर आप छत्री हैं तो छत्री घर शादी करेंगे, अगर आप दलित हैं दलित घर शादी। तो आपके साथ भी कास्टिज्म का दिक्कत था? नहीं, तो हमारी रीजन क्या दिक्कत हुआ कि दिक्कत कुछ नहीं हुआ। अच्छा क्या था कि हम लोग सेम कास्ट थे,
और दूसरी बात कि थोड़ा दूर के रिलेटिव भी थे, दूर के मतलब हमारा बहुत ज़्यादा उनसे लेन देन, तो बिल्कुल दूर के थे। तो एक तो सेम कास्ट हो गया, ऊपर से दूर के रिलेटिव। तो 2-3 साल बाद हम लोग किए, पसंद किए एक दूसरे को। तो अब शादी की उम्र मेरी भी हो गई थी और उनकी भी, वो भी ग्रेजुएशन करे ख़त्म ही हो गया था उनका। और वो घर की अपने सबसे छोटी लड़की थी, उन्हीं की लास्ट शादी करनी थी। तो उनके ऊपर भी दबाव था, जानते हैं गांव का माहौल होता है कि जल्दी से बेटे की शादी कर दो, क्योंकि आज का जनरेशन माहौल गांव का थोड़ा अलग ही है। लोग नज़रिए से गलत देखते हैं, नज़रिए से अलग सोचते हैं। तो इसलिए उनका भी दबाव था कि कर लीजिए नहीं तो कहीं और में शादी। तो मैं चाहता था यार अब 3 साल इतनी मेहनत से 3 साल निकाला, मैंने कैसे छोड़ सकता हूँ। तो चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो सर फिर शादी हो गई। और उसके बाद शादी के बाद जैसे आपने कहा पहले परिवार की एक जिम्मेदारी थी, आपकी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, फिर एक वाइफ की जिम्मेदारी हुई, फिर आपके 2 बच्चे हो गए। फिर जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फाइनेंशियल इशू कम नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल इशू बढ़ती जा रही थी। रीज़न कि हमारा बजट कम था, बजट नहीं बढ़ रहा था, फाइनेंशियल हमारा जो खर्च था वो बढ़ता जा रहा था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था सर। मैं आपको यकीन से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब सैलरी मिलती थी मेरी 6-7 तक, 10 तक मान लीजिए, तो मेरी सैलरी 25 तक जाते थे, ख़त्म हो जाती, पूरा महीना भी नहीं चलता था, क्योंकि खर्च इतने ज़्यादा थे। और मैं कोई उल्टा सीधा खर्च भी नहीं करता था। ऐसा नहीं कि मैं शौकीन हूँ कपड़ों का, जाके हर महीने कपड़े खरीदूँ या हर महीने जाके रेस्टोरेंट कर दूँ। कभी कभी अपने बच्चों, शादी के पहले था, शादी के बाद शौक? हाँ, ये शादी के पहले जी सर, पहले भी नहीं था सर, क्योंकि घर की जिम्मेदारी ऐसे थी। मैं अपने मार लिए थे। जी सर, वो मैं खुद से कंप्रोमाइज़ कर लिया था पहले से। लोग बोलते हैं कि शादी के बाद दबाव, नज़रिया बदल जाता है, नहीं ऐसा नहीं था मेरे लाइफ में सर, ऐसा नहीं हुआ कभी। मैं शुरू से ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ा मुझे। रीज़न मेरे पीछे मेरी फैमिली है, शादी होने के बाद मेरे बीवी बच्चे हो गए और भी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो सर कहीं ना कहीं फिर मैं 1 ही 2 जोड़े पूरे साल में खरीदता था कपड़ा, और वो भी मैं सेल टाइम पे खरीदता। जब मैक्स में सेल आती थी तो सेल टाइम पे मैं कपड़े खरीदता था अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहनों के लिए। तो कभी भी फ्रेश एक्चुअल रेट में खरीद नहीं पाया मैं, और हमेशा मैं सेल टाइम में जब डिस्काउंट लगता था तभी, जब आता तभी मैं खरीदता था। सोचिए ये मतलब फ्रेश अराइवल आपने नहीं लिए सर कभी भी। डिस्काउंट आता था तो हाँ, जब जब माल जो हाँ छठे हुए सामान होते थे जी वो लेना पड़ता जी था। सर, मैं और वो सबसे बड़ी मजबूरी फाइनेंशियली थी। जी सर। तो सर ये इस तरह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था मुझको, और हमारा इनकम उतना ही, खर्चे बढ़ रहे थे। इवन मेरे ऊपर आज की डेट में बोलूँ तो मैं सर कर्ज भी मेरे ऊपर करीब काफ़ी हो गए हैं। और मुझे ये भी ब्रेक तोड़ना था, लोगों की मिथ्या बन चुकी थी, अरे यार कर्ज लेता रहता है, मतलब कि कब लौटाएगा। बहुत लोगों से मेरी मुंह खुल चुके थे, बड़ा बुरा लगता था। लेकिन दिक्कत ऐसे आ जाती थी कि मुझे मांगना पड़ता था, क्योंकि सर ना कुछ मैं सिद्धांत पे भी काम करता हूँ, मेरा अपना कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि सर ना मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता सर। सर मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगा। मैंने, अगर कोई मेरे जानने वाले हैं, दोस्त यार है, रिलेटिव, तो मैंने उनसे कर्ज मांगे सर कि मुझे आप ना 10 रुपये दे दीजिए, आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए कर्ज के तौर पे, जिससे मैं आपको कमा के पे कर दूँ। ये मेरा सिद्धांत था सर, इसीलिए कर्ज लेना पड़ता था। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, दिक्कत आती थी या ऐसी ज़रूरत आनी पड़ती थी, कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, पैसे खर्च हो गए, तो कभी कुछ लेना है या कुछ देना है, तो ऐसा करना पड़ता था। कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा दोस्त आपका जिसने आपको फाइनेंशियली और हर जगह पे, इमोशनली हर जगह पे सपोर्ट किया, कोई ऐसा दोस्त आपका? जी बिल्कुल सर, 2-3 दोस्त हैं मेरे। एक तो मेरा सबसे इमोशनली, फाइनेंशियली तो बहुत कम सपोर्ट हुआ, लेकिन इमोशनली मेरा अच्छा दोस्त है, रेहान है। वो तकिए पे वो रहता है अभी मैक्सिमम, आप कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लड़का है वो, मेरा जूनियर ही था, मुझे सर बोलता था जब भी उसको अपनी दिल की बात। हालांकि फाइनेंशियली 1-2 बार उसने हेल्प की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसका कमज़ोर था स्थिति। हाँ, वो मुझसे कम सैलरी में काम करता था, तो और अच्छा नहीं लगता था। और मेरी सैलरी 17-18 हज़ार सैलरी, उसके 8 हज़ार सैलरी, तो भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मांगता था। और एक मेरे दोस्त थे अंकित, वो मुझे हेल्प करते हैं अभी भी। इमोशनली मैंने उनको हर चीज़ शेयर करता था, उनको बताया भी था कि मैं KBC के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और एक ऐसे ही हैं 2-4-5 लोग, ज़्यादा नहीं है, जिनको मैं अपने दिल की बात। लोग आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत अहम रोल निभाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी उनको मुझे कर्ज देने भी हैं,
तो वो जब सुने, क्योंकि मुझे लगता है आप कर्ज देंगे नहीं, आप उनको कर्ज अब दे देंगे। उनके कर्ज कटाने के बाद भगवान ने इस लायक आपको बना दिया। और जो अंकित मेरा फ्रेंड है, जो मेरा जूनियर था वो एक समय, जब मैं उसका फ्लोर मैनेजर था, वो मेरा जूनियर था, तो उसकी सिस्टर की शादी है नवंबर में। तो मैंने उसको एक वादा किया था कि वो आपकी बहन है तो मेरी बहन है, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। तो सर मेरा बिल्कुल है, उसका सपोर्ट रहेगा, और जो भी वो डिमांड करेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको दूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि सवाल ये कि अब जैसे कि मैंने समाज के बारे में पूछ लिया, सारी चीज़ों के बारे में पूछ रखा, आपके और क्या शौक है इसके अलावा? सबसे बड़ा शौक सर मेरा क्रिकेट खेलने का था, क्रिकेट का था। हालांकि खेल मुझे बहुत सारे पसंद है, कई खेल पसंद है मुझे। वॉलीबॉल पसंद है, चेस शतरंज पसंद है, और बैडमिंटन पसंद है। क्रिकेट इवन बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि क्रिकेट मैं शुरू से खेलता था, और कोशिश करता कि क्रिकेट में कुछ आगे करूं। लेकिन कहते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी और गाइडलाइन अगर अच्छी मिले तो आदमी आगे बढ़े। मेरा सवाल एक और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के लिए, कि जब वो आपके सामने पेश हुए, जब आए वो और उन्होंने आपसे सवाल पूछना शुरू किया, तो उस वक्त का आपके अंदर का क्या माहौल था? कैसे आप फेस कर रहे थे उनको? एक्चुअली सर कि देखिए, अब वो सदी के महानायक, अब उनसे मिलना कभी तो है नहीं, वो तो हमारे दोस्त यार हैं नहीं, और मोहल्ले के हैं नहीं, गांव के हैं नहीं। वो एक कितनी बड़ी हस्ती है कि जिनको एक अलग ही लेवल से देखा जाता है, एक अलग नज़रिया। यहाँ तक कहें तो उनको भगवान का, लोग भगवान, बॉलीवुड का भगवान मानते हैं। उनके जैसा, उनकी जो इस समय जो कहते हैं कि उनके समकालीन जो एक एक्टर एक्ट्रेस वगैरह जो भी हैं, अभी कोई नहीं है उनके इस दौर में। आज भी वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ऋतिक, सबको, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सबको टक्कर दे रहे हैं। तो सोचिए सर, तो एक अलग उनका एक अलग ही नज़रिया है। तो जब मैं सर हॉट सीट पर बैठा था, तो पहले तो बहुत घबराया ही था, अंडर प्रेशर था, बस थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगा। और जैसे उन्होंने कुछ बातें बोली, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, और फिर मैं अच्छा लगा सर। इन बिटवीन आपने सारी की सारी लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली थी, और आपका जब 1 करोड़ का सवाल आया तो आपके पास लाइफलाइन नहीं बची थी। तो उस वक्त आपने उस सवाल को कितना हैंडल लिया और कैसे उसका आंसर दिया? सर मेरा जो ना लाइफलाइन था वो 25 लाख पे पूरा ख़त्म हो चुका था, और 50 लाख का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो मैंने पढ़ा था, हाल ही में पढ़ा था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया और अच्छे से पढ़ा था। जो 1 करोड़ का सर था सवाल, वो मैथोलॉजी से था, महाभारत से था। और महाभारत हालांकि मैं बहुत पसंद करता हूँ, देखता भी हूँ। उसमें एक कैरेक्टर है अर्जुन का, जो अर्जुन जी का कैरेक्टर है सर, वो उनका एक, जब वो शिक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य से तीर धनुष चलाने की, तो उसमें सारे जितने पांडव थे, कौरव थे, सबसे वो द्रोणाचार्य पूछते कि जो चलो निशाना लगाओ। तो कोई बोलता पेड़ दिख, उनसे पूछे क्या तुम्हें दिख रहा है, कहाँ निशाना लगाओगे? तो कोई बोलता मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता मुझे पत्ती दिख रही है। हर कोई, चाहे वो नकुल, भीम, सहदेव, दुर्योधन, सब अलग अलग जवाब देते। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने ये कहा द्रोणाचार्य से कि आचार्य मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो अच्छा, द्रोणाचार्य जी बोलते ठीक है अब निशाना लगाओ। तो सर क्या है ना कि उससे एक हमें मोटिवेशन ये मिलता है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए ना सर, वो बिल्कुल आपका पॉइंट पे होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। सोचिए उतनी बड़ी चिड़िया में सिर्फ उनको आँख दिखा दे, यानी कि उनको चिड़िया तो दिख ही रही है, सोचिए चिड़िया के अंदर जो छोटी सी आँख वो दिखाई दे रही, मतलब कितनी गहराई से बात वाली बात है। हम आप क्या देखें, आप बोलेंगे हाँ चिड़िया दिख रहा है, लेकिन आँख के ऊपर कोई नज़र डालेगा नहीं डालेगा। तो सोचो सर, उनकी थॉट आप समझो कि मुझे चिड़िया को नहीं मारना है, मुझे उसकी आँख को मारना है। तो तभी तो ऑटोमेटिक चिड़िया पे लगना है। तो वो पात्र ना सर अर्जुन जी का हालांकि बहुत महान पात्र है, उनकी बहुत अलग विशेषता है महाभारत में। तो मैं बड़ा प्रेरित होता था, अभी जब भी टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन वगैरह टीवी, तो मैं महाभारत रामायण सब देखता हूँ। और मैं कोई ऐसा सीरियल जो धार्मिक से रिलेटेड हो मैं कोई नहीं छोड़ता, चाहे अकबर की बात हो, चाहे अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत सारी टेलीकास्ट हुई हैं, चाहे शाहजहाँ की बात हो, या फिर हालांकि अभी तक मैंने कोई पैगंबर साहब के ऊपर मैंने अभी तक कोई न्यूज़ सीरियल नहीं देखा अभी तक, लेकिन बहुत से मुस्लिम से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कुछ अगर प्रोग्राम आते तो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि कुछ से कुछ नॉलेज मिलती है। तो मैं महाभारत और रामायण का तो मैं फॉलो भी करता हूँ, देखता भी और मैं मानता भी हूँ। लेकिन उसमें मानने का
रीज़न ये है कि कुछ रोचक कहानियाँ और कुछ उसमें ऐसे ज्ञान मिलते आते हैं, कुछ बातें मिलती हैं जो हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में फॉलो करने के लिए हमारे परिवार में काम आ जाती है। तो वो जो सवाल था सर 1 करोड़ रुपए का, वो एक्चुअली मैंने पढ़ा तो था लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और बहुत डिफ़िकल्ट सवाल था। और पांडवों के बारे में जानता था लेकिन यज्ञ हुआ था और किसने करवाया था ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अचानक ना मातुंड, कहीं मैंने मारुति से ऐसे ही आ गया कि मैंने कहीं पढ़ा है मारुति, तो मातुंड ही था। तो वो जब मैं बोल रहा था और एक मन में आ रहा था कि यार दिल से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था, फीलिंग्स आ रही थी। तो सर मैंने कहा कि आप श्योर नहीं थे? मैं पूरी तरह श्योर नहीं था, ये मान के चलिए 70% श्योर था मैम, क्योंकि माइंड बार बार उस पर क्लिक कर रहा था और कोई तीसरा विकल्प दे ही नहीं रहा था दूसरा। क्योंकि हाँ कुबेर का मैं नाम लिया था, फिर मुझे पता चला कुबेर तो रामायण में है क्योंकि वो धन के देवता कहे जाते हैं हमारे, तो रामायण में है और ये सवाल महाभारत का है। मैंने लिखित और विकर के बारे में सुने थे, सिर्फ मातुंड के बार बार दिमाग में, तो वो मैंने सर वहीं से ट्रिक के जवाब दिया था। 1 करोड़ की आवाज़ आई। जी सर, फिर वो बोलते हैं 1 करोड़, तो मैं काफ़ी इमोशनल होता हूँ, भावुक होता हूँ, क्योंकि एक सर सोचिए एक गांव का लड़का जो वहाँ पे जाता है खेलता और 1 करोड़ रुपये, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। सोचने की आपकी बात नहीं, दूसरों को सोचने की बात है, जो आपसे तालीम ले सकें, जो आपको देख के मुझे लगता है कई लोग इस तरफ के अग्रसर होंगे और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा होंगे। कोई अपील करना चाहते हैं आजमगढ़ की जनता से? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे आजमगढ़ में एक नई चीज़ आई है। एक मैं उम्मीद करूँगा कि ये ज़मीन से उठे हुए लोगों को ही कोई अलावा जो एक सब्जी के और एक रिक्शा चलाने वाले लोग से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और उनके दिल को, उनके हार्ड वर्किंग को लोग समझेंगे, उनको समझेंगे। और मैं कहूँगा कि आप लोग इनका सपोर्ट करें, इनको देखें और उनको सुने। बिल्कुल नए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ में एक दिन ये बिल्कुल एक अलग नाम होगा इसका और अलग पहचान होगी। आप और भी क्विज खेलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज में पॉडकास्ट में आने का और अपनी इतना समय देने का और इतनी रोचक बात बताने का और अपनी ज़िंदगी की सारी जितनी भी विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ हमारे साथ शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।